सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आप कंपनीज के लिए अपना रेज्यूमे किस प्रकार से बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यार हम तीन मेजर रेज्यूमे देख रहे होंगे उन बच्चों के जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, आर्सेसियम और एडोबी जैसी बड़ी कंपनियां फोड़ी हैं। आज के दिन यार इतने ज़्यादा बच्चे, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो चुकी हैं कि रिक्रूटर्स मैनुअली यार आपके शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। काफ़ी कंपनीज में तो यार चीज़ें ऑटोमेट हो सकी हैं। तो मान लो एक कंपनी को अगर एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, जैसे एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क चाहिए, तो वो आपने रेज्यूमे के अंदर वो पर्टिकुलर शब्द को स्कैन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है यार कि हम एक सिंगल रेज्यूमे नहीं, डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, किस हिसाब से हम अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई करें। साथ में यार कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन तीन बच्चों के जो सैंपल रेज्यूमे हैं उन्हें भी हम यार यहाँ पे देख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं यार इस शानदार वीडियो का। सबसे पहले यार जब हम रेज्यूमे बनाने पे आते हैं तो हमारे पास दो मेजर टेम्पलेट्स हैं और दोनों की दोनों मार्केट में एक्सेप्टेबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नीड है आप वो फॉलो कर सकते हैं। पहली है यार आपकी सिंगल कॉलम और दूसरी होती है आपकी डबल कॉलम। सैम्पल्स यार इसके आपको वीडियो के अंदर मिल रहे होंगे, थोड़ी देर बाद इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डूज एंड डोंट हैं जो कि शायद आप में से काफियों को पता होंगे, पर फिर भी एक रिवाइज कर लेते हैं। पहला, जब भी आपका रेज्यूमे हो यार उसे हमेशा एज अ पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करें, कभी भी एज अ डॉक फाइल या पेजेस फाइल ना करें, क्योंकि यार वो मोबाइल में नहीं खुलती हैं। हो सकता है आपका रिक्रूटर मोबाइल में आपके रेज्यूमे को दे रहा हो। और एक चीज़ और याद रखनी है यार, हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी एक रिक्रूटर जब मैनुअली देखेगा तो 6, 10, 12, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे रखा होगा। उस छोटे से फ्रेमवर्क में ही हमें एक अच्छा इंप्रेशन उनके दिमाग में सेट करना है। एक मेजर डोंट ये भी आता है यार कि कभी भी आप अपना रिज्यूमे बहुत बड़ा ना बनाएं, मतलब दूसरे पेज में ना लेके जाएं। सिंगल पेजर होना चाहिए यार, चाहे आपने अपने कॉलेज में कितनी ही अचीवमेंट्स क्यों ना करें, उसे श्रिंक करके एक सिंगल पेज में लाएं। डबल पेज हम तब फॉलो करते हैं जब आपको 8-10 साल इंडस्ट्री में हो जाते हैं, आपने काफ़ी कंपनियां स्विच करी हैं, काफ़ी स्किल्स एक्वायर करी हैं। एक और मेजर डोंट ये होता है कि कभी भी आप अपने रिज्यूमे में एक फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ या आपने कितनी शादियां करी हैं, ठीक है, स्टेटस, आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। इससे यार रिक्रूटर के दिमाग में एक बायस क्रिएट हो जाता है जो कि उतना प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। जब प्रोफेशनलिज्म की बात कर ही रहे हैं तो यार एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक सिंगल फॉन्ट है जो कि पूरे में फॉलो करना है। फॉन्ट साइज भी यार आपको 2 से ज़्यादा लेके नहीं जाने की, हेडिंग्स और उसके अंदर जो आप चीज़ें लिख रहे हो। साथ में यार आपको राम कथा नहीं लिखानी है, एसेज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें सिंगल पेज के अंदर ही सारी चीज़ें लिखनी है। एजुकेशन कहाँ से करिए, अचीवमेंट कहाँ से करिए, प्रोजेक्ट कहाँ से करिए, स्किल्स क्या है। तो ऐसे में आप कोई भी हेडिंग जब देते हो तो उसके अंदर हमें काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते वक्त भी हमें फैक्ट्स और डेटा को हाईलाइट करना है कि यार मैंने फलाना कॉन्टेस्ट किया, उसमें मेरी ये रैंक निकल के आई, मैंने उस कंपनी में इंटर्नशिप करी और इंटर्नशिप करने से मैंने उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। तो वो नंबर्स यार एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बहुत जल्दी रिक्रूटर के माइंड में सेट कर रहे होंगे, जो कि हमें चाहिए। साथ में यार जब हम कलर्स की बात करते हैं तो आपको ऐसे कलर्स रखने हैं यार जो कि ईजिली विजिबल हों, राइट। तो आपका ब्लैक कलर हो गया या फिर आपका ब्लू कलर में आप डार्क की तरफ जा रहे हैं, डार्क ब्लू कलर हो गई। इन कलर्स के साथ यार हम अपना रिज्यूमे बना रहे होंगे। तो अब जो हम रेज्यूमे देखने वाले हैं वो है सेकंड ईयर के एंड का रेज्यूमे। तो सेकंड ईयर के एंड में आपके पास इतना कुछ लिखने को नहीं होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपने रेज्यूमे को सेल कर सकते हो अच्छे से, एंड क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे होगे, या इंटर्न पोजीशन के लिए या फुल टाइम पोजीशन के लिए। तो आप क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना, अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है लिखने को, तो कैसे वो ब्लैंक स्पेस का अच्छे से आप यूटिलाइज कर सको एंड अच्छे से अपना कॉन्टेंट ऑर्गेनाइज कर सको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नाम लिखा एंड जो मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूँ वो लिखा। यहाँ पे उसके बाद आएगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपनी मेल आईडी दो, अपना फ़ोन नंबर दो, एंड अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपका प्रोफाइल है उसके लिंक दो। लिंक्डइन का लिंक दे दो, जैसे यहाँ पे कोड फोर्सेस, कोड शेफ का लिंक दे रखा है मैंने। ऐसे अगर और भी जगह आप कोडिंग करते हो तो वहाँ का भी लिंक दे दो। उसके बाद आएगा आपका एजुकेशन वाला सेक्शन। एजुकेशन वाले सेक्शन में आप अपने कॉलेज का नाम, अपने प्रोग्राम का नाम एंड अपनी CGPA लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो एंड स्कूल के जो ग्रेड आए थे आपका 12th स्टैंडर्ड में वो लिख सकते हो। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट। यूजुअली अगर जब आप इंटर्न पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगते वो, बट स्टिल अगर आपने कुछ जगह अगर कुछ करा है तो आप वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपने किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न करा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपने क्या करा है, 1-2 लाइन्स में किस टेक्नोलॉजी पे काम करा है वो लिख सकते हो, एंड आपने कुछ फिगर्स हो या कुछ रिजल्ट हो जो आप कंक्लूड कर सको वो लिख दो। फिर आता है प्रोजेक्ट्स में। इंटर्न पोजीशंस के लिए यूजुअली प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी डिस्कशंस चलते हैं। तो प्रोजेक्ट्स आप जितने एक्सटेंसिव होंगे आपके, जितना आपको उसकी थॉरो नॉलेज होगी उतना आपके लिए बेटर होगा, एंड जितने बढ़िया प्रोजेक्ट्स होंगे एंड सब प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़ आपने यूज़ करी है, क्यों चीज़ आपने यूज़ करी है, सब आपको इन एंड आउट अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लिख दिए थे कि मैंने ये जैसे एक गेम बनाई जावा FX में एंड क्या क्या उसके फीचर्स थे। यहाँ पे आप चाहो तो उसका हाइपर लिंक दे सकते हो,
कहीं आपने अपना जो प्रोग्राम होगा या कोई भी अपना प्रोजेक्ट होगा अगर वो डिप्लॉय कर रखा है तो उसके लिंक दे दो, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि लिंक दोगे तो रिक्रूटर अच्छे से एक बार वो लिंक देख लेगा एंड अच्छे से आपका प्रोजेक्ट वो अच्छे से समझ लेगा। जो भी आपने टेक स्टैक यूज़ करी होगी वो लिख दो और 2-3 लाइंस में अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर दो। एंड अगर आपका प्रोजेक्ट कोई टीम प्रोजेक्ट था तो उसमें टीम प्रोजेक्ट के साथ साथ अपना काम लिख देना कि इस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे एंड आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट की, ताकि ऐसा ना हो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट के बारे में तो आप तब ना बोलो कि ये चीज़ मैंने नहीं इंप्लीमेंट करी थी, किसी और ने इंप्लीमेंट करी थी। आप पहले से ही उसमें लिख दो कि ये चीज़ मैंने इंप्लीमेंट करी थी एंड मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके टेक स्टैक, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा CV मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मान लो अगर कोई कंपनी पाइथन में ज़्यादा काम करती है तो आप पाइथन लिख दो, पाइथन की 2-3 लाइब्रेरीज लिख दो। अगर मशीन लर्निंग का काम है तो आप मशीन लर्निंग की टूल्स लिख दो, नम्पी, पांडास वगैरह। तो जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करोगे उस रोल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें लिख देना, थोड़ा सा अपना रेज्यूमे को मॉडिफाई कर देना, ताकि उसे देखते ही पता लग जाए कि हाँ इस बच्चे को ये काम आता है एंड इसके सिमिलर ही हम थोड़ा सा काम कर रहे होंगे तो इसको टाइम नहीं लगेगा सीखने में। एंड थोड़ा अगर जगह आपके पास बच जाती है तो आप कोर्स वर्क लिख सकते हो। अगर कुछ रेलेवेंट कोर्स वर्क आपने कर रखा है अपनी फील्ड में तो वो लिख दो। अगर आप जैसे डेटा साइंस रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई कर रहे होगे तो आप ये सब लिख सकते हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, CNN। उसके बाद आता है अचीवमेंट्स का सेक्शन। अचीवमेंट्स के सेक्शन में क्या होगा, जो भी आपके अचीवमेंट्स होंगी रेलेवेंट अचीवमेंट्स होनी चाहिए एंड ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में आपने 10th या 6th स्टैंडर्ड में कुछ किया हो और अब वो लिख दिया आपने। कुछ यहाँ से रिलेटेड ही लिखना। कुछ हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाया हो एंड कहीं डिप्लॉय किया हो तो वो भी साथ में डाल देना। कुछ अगर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में आपने पार्ट लिया है तो उसकी रैंक डाल सकते हो आप। अगर आपकी रेटिंग है कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे अच्छी तो आप वो भी डाल सकते हो। कुछ आपने अगर किसी टेक फेस्ट वगैरह में अगर आपने किसी कोडिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आप वो भी डाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि चीज़ें थोड़ी कंसिस्टेंट हो, ज़्यादा कलर्स ना इस्तेमाल कर रहे हो आप, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो, एक झलक में ही रिक्रूटर का आपका रेज्यूमे देखने को मन करे, ऐसा रेज्यूमे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे एक और रेज्यूमे देखते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेज्यूमे की तरफ। इस रेज्यूमे को हम थोड़ा सा देसी भाषा में समझ रहे होंगे, ठीक है, कि एक एक सेक्शन हमें क्यों इंक्लूड करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो शुरू करते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा देश वैसा भेष, राइट। सो मान लीजिए आप एक एम्प्लॉयर हो, ठीक है, और आपको किसी कैंडिडेट को रिक्रूट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है कि आपको ये आना चाहिए या फिर आपको ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो उन स्किल्स को देख के हमें अपना रिज्यूमे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, ये वाली चीज़ तो मुझे आती है लेकिन ये मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं कर रखी, राइट। और मेंशन भी कर रखी है तो उसे आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी रेज्यूमे को स्कैन करता है, राइट, वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है तो उसमें क्या क्या नोटिस करेगा, ठीक है। वो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम देखेगा, हाँ ठीक है, नाम होना चाहिए। उसके बाद फिर हम उसे कांटेक्ट कैसे करें किसी कैंडिडेट को, तो उसके लिए उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, राइट। वो रहता कहाँ है, अगर इस यहाँ पे आप फुल एड्रेस डालना चाहते हैं तो आप अपना फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। और फिर अगर आप यहाँ पे जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यह हाइपरलिंक कैसे आया, हाइपरलिंक मतलब कि यहाँ पे जब मैं एरो लेके जा रहा हूँ तो वो क्लिक करने का ऑप्शन कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे हाइपरलिंक बनाया है। और यहाँ पे डरिए मत, हम आखिरी में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हैं अपना रिज्यूमे बनाने के लिए, जैसे कि आपका रिज्यूमे एकदम अट्रैक्टिव लगे, है ना, और कम साइज़ में, राइट। एक ही पेज का रिज्यूमे आपका कितना शानदार बन सकता है, उसके लिए हम 2 टूल डिस्कस करेंगे आखिरी में। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, ठीक है। सो एक लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आप डाल सकते हैं। सो जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल खुल जाएगी, क्योंकि लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोफेशनल इंसान है सो वो लिंक्डइन पे अपनी चीज़ें डालता है कि हाँ मैंने क्या क्या कर रखा है, क्योंकि एक पेज के रिज्यूमे में आप हर कोई चीज़ तो बता नहीं सकते। अब आपको लग रहा होगा क्या मैं एक पेज का ही रिज्यूमे बनाऊं, तो जितना कोई चीज़ शॉर्ट एंड प्रिसाइज होती है वो देखने में अच्छी लगती है। आप 2-3 पेज का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई पर्सनली प्रेफर कि मैं एक पेज में बनाऊं। और क्योंकि हर किसी को यार बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं होता, है ना। कोई चाहता है कि शॉर्ट में टू द पॉइंट चीज़ें मुझे मिले और मैं उससे अपना काम आगे बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे आप लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल दिया आपने। फिर उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो करते ही हैं, है ना, ज़्यादातर लोग। सो उसके लिए आप यहाँ पे कोड फोर्सेस का अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं। वो आपको फिर लग रहा हो यार इसने इमेज पे यहाँ पे लिंक कैसे बना दिया, है ना, वो हम सारी चीज़ें आखिरी में देखेंगे, उसकी टेंशन तो हमें लेनी नहीं है। फिर आप अपनी कोडसेफ की प्रोफाइल का लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी कोडसेफ की प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगी, राइट। सो एक ही रेज्यूमे में उसे बहुत सारी चीज़ें पता भी चल गई और बहुत छोटे साइज़ में। सो है ना, यहाँ पे मैंने हैकर अर्थ की भी डाल दी। और ये स्टॉप स्टॉक बेसिकली क्या है
कि यहाँ पे आपकी सारी की सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो वहाँ की आपकी प्रोफाइल्स एक साथ दिखाई दे जाती है, जैसे कि कोड फोर्सेस की, एड कोडर की है, आपकी हैकर अर्थ की भी है, राइट। सो वो वाला लिंक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे डिफरेंट सेक्शन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन में आपको क्या डालना है? सो अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे हम में से हैं ही, सो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए लेकिन पढ़ रहे हैं, तो अपना कॉलेज का नाम लिखे, जैसे मेरा NSIT है तो मैंने वो लिखा। फिर उसमें आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? सो मैं BE कर रहा हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो वो लिख दिया मैंने। और उसमें वो कब से कब तक है कि स्टार्ट हुआ था 2017 में और मैं पास आउट हो जाऊँगा 2021 में, ठीक है। उसके नीचे आप अपनी GPA लिखे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि GPA लिखने का बेसिक रीज़न ये होता है कि कोई भी रिक्रूटर GPA इसलिए देखता है कि वो देखता है कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम कॉलेज में गए हो, ठीक है, इनिशियली तो तुम एकदम से प्रोजेक्ट बनाने नहीं लग जाओगे, तुम्हें कोडिंग इतनी जल्दी नहीं आ जाएगी, ठीक है, बट जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है क्या तुम उसमें फोकस्ड हो? तो इसलिए GPA लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू से अपनी GPA अच्छी मेंटेन करके चलो। फिर आप अपना स्कूल लिखिए, ठीक है, कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है और उसकी आप ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ अब से लेके यहाँ तक मैंने स्कूलिंग करी है। और यहाँ पे अपनी मेजरली 2 ही क्लासेस लिखिए, 10th और 12th, राइट, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर को इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा कि तुमने 9th में क्या किया, 8th में क्या किया। तो ये 2 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सो अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख दीजिए, अगर आपकी GPA है तो आप GPA लिख दीजिए। फिर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब है कि आपने कॉलेज में, अगर आप किसी सोसाइटी में थे या फिर आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। सो इसको देखने का मेन रीज़न ये होता है, ठीक है, और इसके थोड़े से बोनस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जब भी कोई एम्प्लॉयर से रीड करता है। क्योंकि मान लीजिए आप कंपनी में हैं, ठीक है, और आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर आप किसी टीम को हेड करते हैं, तो क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? क्या आप एज अ लीडर बिहेव कर सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपको डिसीजन लेने की आपके अंदर क्षमता है? तो ये वो बताता है कि अगर जैसे कि आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रहने का क्या मतलब होता है कि आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, उसकी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे POR आप डाल सकते हो, इसे शॉर्ट में हम POR बोलते हैं। सो जैसे कि मैं डायरेक्टर था ASN में, सो मैंने वो डाल दिया। फिर अपनी अचीवमेंट्स लिखें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, कि अचीवमेंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि आपकी किसी भी कॉन्टेस्ट में अच्छी रैंक आई है ना, तो एम्प्लॉयर देखता है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी अचीवमेंट क्या ही होगी कि उन्होंने कोई कॉन्टेस्ट दिया है, कोई हैकाथॉन में पार्ट लिया है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ ले लिया, या फिर किसी कॉन्टेस्ट में उनकी बहुत ही अच्छी रैंक आ गई, अंडर 500, अंडर 100 आ गई, राइट, तो वो आप मेंशन करिए। सो जैसे कि गूगल किकस्टार्ट में मेरी कुछ रैंक आई है, ठीक है, तो वो मैंने लिख दी। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी हाइपर लिंक आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो भी मैंने बनाया है, ठीक है। सो जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्रेडेंशियल दिखा देगा। क्रेडेंशियल क्या होता है कि बेसिकली कि हाँ, ये मेरे को, जैसे कि जब आप गूगल किकस्टार्ट पे कोई कंपटीशन देते हो, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी इतनी रैंक आई है, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हो उसका लिंक। तो ये मैंने अपने ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक डाल रखा है। सो इससे क्या हुआ कि मेरी स्पेस भी कम लगी और जो रिज्यूमे देख रहा है उसे ऑथेंटिसिटी भी आएगी कि हाँ यार इसने किया है, कुछ फेक नहीं लिखा। और रिज्यूमे में बिल्कुल भी फेक चीज़ें नहीं डालनी, राइट। और आगे आगे देखते हैं वो क्यों नहीं डालनी, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो जो सामने लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, राइट, वो आपको अंदर तक छान रहे हैं। और लाइक एज अ ह्यूमन तुम ट्रूथफुल हो, ठीक है, तभी तुम किसी भी कंपनी के लिए अच्छे हो, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे आप अपनी सारी रैंक्स लिखें, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे कि कोड शेफ पे हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है, तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि हाउ टू बिकम 5 स्टार एट कोड शेफ, राइट। सो उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि कोड शेफ पे कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। 3 मेन चैलेंजेस होते हैं, फिर से बता देते हैं कि लंच टाइम, कुक ऑफ और आपका लॉन्ग चैलेंज, है ना। तो उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक आई है तो वो लिखें कि भाई अंडर 100 आई है, अंडर 200 आई है, तो वो सारी मेंशन करें, राइट। और फिर आप ये क्या लिख सकते हैं कि आपने अगर स्नैकडाउन वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो वो भी लिखें। फिर अपनी मेंस और एडवांस की रैंक भी लिखें, ठीक है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि हाँ यार इसकी इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स भी आ रखी है, तो इसने अचीवमेंट तो अच्छी कर रखी है, ठीक है। फिर आप अपनी रेटिंग्स वगैरह लिख सकते हैं, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर अर्थ, हैकर रैंक की, राइट। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा स्किल्स का, राइट। सो स्किल्स में क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है ना, उसे कुछ सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होंगी कि हाँ यार इस पोजीशन के लिए मेरे को चाहिए कि जिस बंदे को थोड़ा सा जैंगो आना चाहिए, या फिर उसे पाइथन आना चाहिए, या फिर उसे फ्रंट एंड बहुत अच्छा आना चाहिए। तो इसमें जब आप स्किल्स लिखते हैं तो पता चलता है कि आपको क्या क्या आता है, राइट। सो यहाँ पे हमारा सारा स्किल्स का सेक्शन है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस, कि आपने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है। सो सेकेंड ईयर से पहले तो मेरा ये वाला सेक्शन नहीं था, बेसिकली यहाँ पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था,
कि मैंने पहले इस कंपनी में काम नहीं किया था, बट उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। सो एक्सपीरियंस में मान लीजिए कि आपने 3-4 जगह इंटर्नशिप करी है, लेकिन आपने मेजर एक्सपीरियंस लिखी कि आपने सबसे ज़्यादा काम किस इंटर्नशिप में किया है, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू होगा तो वो आपसे पूछेगा कि अच्छा ठीक है कि आपका जो एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट में आपने अच्छे से काम कर रखा है, पूरे दिल से काम कर रखा है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हम सारे प्रोजेक्ट इसमें लिख देंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हम हर किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। सो कोई भी चीज़ अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी कहते हैं ना कि यार थोड़ा काम करो लेकिन ऐसा करो कि उसकी छाप छूट जाए, ठीक है। तो उसे इन डेप्थ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है प्रोजेक्ट्स का, कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सो अभी के लिए मैंने इसमें एक ही प्रोजेक्ट मेंशन किया है, ठीक है। वैसे आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि लोग 3 या 4 करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए आपने 7-8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं कॉलेज में, ठीक है। 7-8 नहीं भी किए, आपने खाली 3 ही किए हैं, तो 3 में से आप बेस्ट 2 लिख सकते हैं, या फिर तीनों ही अच्छे थे तो आप तीनों लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन कि हाँ आपने क्या किया था, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया था, और फिर उससे आपने क्या अकम्प्लिश किया, ठीक है। और साथ में आप उस प्रोजेक्ट का गिटहब लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपको फिर लग रहा होगा कि यार मैंने इसको हाइपरलिंक कैसे बनाया, वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। फिर उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट क्या है, कि आप और भी मतलब सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता, हर किसी का एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट होता है, राइट। सो उसमें मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को पढ़ाया है, ठीक है, किसी सोसाइटी में रह के आपने कोई सोशल वर्क अच्छा किया है, सो उसको आप लिखें, राइट। और जैसे कि आपकी कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको स्विमिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, तो आप वो लिख दीजिए, ठीक है। सो कई बार इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, आपका रिज्यूमे देख के, अच्छा ठीक है आपने ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्विमिंग लिख रखा है, तो आप स्विमिंग की थोड़ी सी टेक्निक्स बताओ, ठीक है। जैसे फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक वगैरह होती हैं, अंडर वाटर में आपका डॉल्फिन वगैरह हो गया। तो कोई भी चीज़ हमें झूठ नहीं लिखनी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे वो जो सामने बैठे हैं लोग वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी क्वालिफाइड है। तो वो आपको एकदम झट से पकड़ लेंगे कि हाँ यार ये इंसान ने झूठ लिख रखा है और ये इंसान सही नहीं है। तो कोई भी चीज़ लिखे एकदम सच होनी चाहिए। तो वहाँ पे अपनी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर क्रिकेट पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, तो आप वो लिख सकते हैं, राइट। अब इस रिज्यूमे को मैंने 2 कॉलम्स में लिखा है, ठीक है। कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिंगल कॉलम का क्या मतलब है कि जैसे आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा होगा जिसमें एजुकेशन POR वगैरह लिख रखे हैं, दूसरा वाला पार्ट दिख रहा होगा कि स्किल एक्सपीरियंस, है ना। सो इसका मेरे को क्या फ़ायदा लगा कि यार इससे ना जो मेरा वाइट स्पेस था मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, और एक पेज में मैंने अपना पूरा रिज्यूमे बना दिया है ना, शॉर्ट एंड क्रिस्प। और आप और भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड अ रिज्यूमे। सो गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप लिखिए सबसे पहला टूल कैनवा रिज्यूमे, ठीक है, कैनवा रिज्यूमे। सो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट का लिंक आ जाएगा कि canva.com, और उसमें रिज्यूमे सेक्शन, तो क्लिक करेंगे पहले लिंक को, और फिर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे पहले आप लॉगिन करके अपन कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें, ठीक है, और फिर उसको मॉडिफाई करने के का भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, राइट। सो पहला टूल हो गया हमारा कैनवा यूज़ करके आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, राइट। फिर जो सेकंड टूल है वो है ओवरलीफ। बेसिकली जो लेटेक होता है वो डिस्कस करते हैं उसको। सो ओवरलीफ पे हम जाएंगे, ओवरलीफ रिज्यूमे टाइप करेंगे अपने क्रोम पे, फिर हम पहले लिंक को क्लिक करेंगे overleaf.com गैलरी टैग्ड CV में, और यहाँ पे भी आपके पास अंधे रिज्यूमे आ जाएंगे, राइट। कि इतने सारे टेम्पलेट हैं, आपको जौन सा टेम्पलेट पसंद है वो ले लीजिए, राइट। सो यहाँ पे इतने सारे पेजेस भी हैं, तो आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि इसने भी 2 सेक्शन बना रखे हैं, जैसे फ़ोटो इंक्लूड कर रखी है, बाकी इस वाले में जो बिल्कुल सिमिलर है हमारे से, ठीक है, वो चीज़ें कर रखी हैं। सो जैसे कि हम इसी का रिज्यूमे खोल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्लिक करके इसे खोल लिया। अब यहाँ पे आएगा एक ओपन एज टेम्पलेट, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। सो यहाँ पे आया ओपन एज टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन आप अपना गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास उसका पूरा का पूरा क्या आ गया, लेटेक का कोड आ गया, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो हम C++ पढ़ने आए हैं, यहाँ पे इन्होंने लेटेक का कोड दिखा दिया। नहीं, बहुत ईजी है। अब कोई चीज़ कर रहे हो थोड़ा सा प्रोफेशनल तो लगना चाहिए ना। तो इसमें जैसे कि आप क्लिक करेंगे ना इसमें कि ठीक है एक्सपीरियंस वाली चीज़ इसने ये लिखी कैसे, तो यहाँ पे हमने 2-3 बार क्लिक किया तो यहाँ पे लेफ़्ट में आपका वही वाला सेक्शन आपके पास आ जाएगा, राइट। वहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी जाके चेंज कर सकते हैं कि इसने क्वालिटी एनालिस्ट इंटर्न लिखा हुआ है, तो इसमें अगर मैंने जो इंटर्नशिप करी उसका जो टाइटल था मैं वो लिख दूंगा। तो ऐसे करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं,
राइट। तो ये है पूरा ओवरलीफ का सिस्टम कि इससे आप अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। सो अगर आपको किसी भी चीज़ को हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है यहाँ पे \href, और उसमें आप डाल सकते हैं बेसिकली कि आपको हाइपरलिंक में कहाँ पे राउट करना है। राउट करने का मतलब कि जब आप क्लिक करें तो वो कौन सी वेबसाइट पे आपको लेके जाए, प्लस कि उसका जो टेक्स्ट होना चाहिए, राइट। सो आप ऐसे हाइपरलिंक बना सकते हैं। और अगर आपको इसमें और भी चीज़ें इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, जैसे कि आपको अगर कोड शेफ का लोगो ऐड करना था, कोड फोर्सेस का लोगो ऐड करना था, तो यहाँ पे ऑप्शन भी होता है आपका ओवरलीफ में कि यहाँ पे आप उसको पहले इमेज को डाउनलोड करो google.com पे जाके। सो आप यहाँ पे कोड फोर्सेस लोगो सर्च करो, ठीक है, और उसमें आप इमेजेस में जाओ। तो इमेजेस में जाके आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, है ना। डाउनलोड करने के बाद जैसे कि मैंने लोगो ये वाला डाउनलोड कर लिया होगा, और फिर मैंने उसके बाद डाउनलोड करके यहाँ पे जो इसकी पूरी फाइल बनी हुई है यहाँ पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करके मैंने उसका एड्रेस दे दिया। बेसिकली उसका जो नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ था codeforces_logo.png, वो मैंने ऐड कर दिया हाइपरलिंक में, तो उसकी इमेज आ गई, राइट। और इमेज वगैरह कैसे इंक्लूड करते हैं वो तो आप गूगल पे सर्च कर ही सकते हैं, राइट। सो आपको कोई भी चीज़ इसमें देखनी हो तो आप गूगल पे सर्च करिए कि हाउ टू ऐड अ इमेज टू लेटेक्स डॉक्यूमेंट या फिर बेसिकली इन ओवरलीफ रिज्यूमे, तो आपके पास सारे लिंक्स आपके वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बना भी सकते हैं। दिस वॉज द वीडियो गाइज, जहाँ पे हमने सीखा कि रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या डालना चाहिए, और क्या चीज़ें कोई एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है ना। हमें रिडंडेंट चीज़ें नहीं लिखनी, और हमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो नहीं लिखनी, और हमें अपने रिज्यूमे को थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प लिखना है। बिल्कुल ऐसे मतलब गाथाएँ नहीं लिख देनी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि हाँ यार मैंने ये किया है तो मैं इसके ऊपर पूरे एक पैराग्राफ ही लिख दूँ, ठीक है। सो पॉइंट्स होने चाहिए शॉर्ट की, हाँ मैंने ये किया है और उसमें मेरा ये काम था। तो बात करते हैं कुछ रियल सैम्पल रेज्यूमेस की जो एक्चुअल कंपनीज में सबमिट किए जा चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद माय रेज्यूमे व्हिच आई सबमिटेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जो मैंने अपने 3rd ईयर इंटर्नशिप के एंड में पीपीओ कंसिडरेशन के लिए सबमिट किया था। तो इस रेज्यूमे में सबसे ऊपर मैंने लिखा है अपना नाम, एंड इफ़ यू नोटिस पूरे रेज्यूमे में मैंने सिर्फ 2 ही कलर्स यूज़ किए हैं विच इज़ ब्लैक एंड ब्लू, एंड मैंने सेम कंसिस्टेंट फॉन्ट रखा है पूरे रेज्यूमे में थ्रू आउट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन माई रेज्यूमे। तो ऊपर मैंने लिखा है अपना नाम, उसके बाद मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है विच इज़ माई जीमेल आईडी एंड माई फ़ोन नंबर, और this contact information and name I have placed all of it on the top of my resume. Also मेरा जो resume है वो एक single column resume है, because I thought कि जो information मुझे relevant information डालनी है अपने resume में, उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे अपना content single column resume में organize करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर आप कॉलेज में हैं तो आप या तो अपनी एजुकेशन को ऊपर रख सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस को ऊपर रख सकते हैं। एंड सिंस मेरे पास एक्सपीरियंस में लिखने के लिए थोड़ी चीज़ें 1-2 पॉइंट्स ज़्यादा थे, इसलिए आई चोज़ टू कीप माई एक्सपीरियंस अबव एजुकेशन। तो लेकिन इफ़ यू डोंट हैव उतने पॉइंट्स, या इफ़ यू थिंक कि आपका जो एजुकेशन वाला सेक्शन है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ज़्यादा इलेबोरेट बन सकता है, तो आपको ऑब्वियसली अपने एजुकेशन सेक्शन को एक्सपीरियंस के ऊपर लाना चाहिए। तो एक्सपीरियंस में मैंने बुलेट पॉइंट की फॉर्म्स में अपने जो सारे जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हुए हैं। तो मैंने शुरू किया है कैसे, मैंने पोजीशन का नाम लिखा है, जिस भी पोजीशन पे मैंने इंटर्न की या फिर कोई रिसर्च की या फिर आई वॉज सम काइंड ऑफ रिसर्च ट्रेनी इन सम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले वो लिखा है। फिर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का नाम लिखा है, एंड देन आई हैव मेंशन्ड द लोकेशन कि वो इंडिया में था, वो कहाँ था। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के बारे में। उसके अलावा राइट साइड पर एक्सपीरियंस के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी और आई थिंक प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैंने मेंशन की हैं डेट्स। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सेक्शन। तो आप जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अपने पूरे एम्प्लॉयर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आपने किस डेट पे शुरू किया, आपने किस डेट पे ख़त्म किया, ये आपको हमेशा मेंशन करना है। एंड द बेस्ट प्लेस टू मेंशन इट इज़ आप राइट में मेंशन करें हेडिंग के। उसके बाद यू कैन एलाबोरेट कि आपने क्या काम किया 1-2 पॉइंट्स के अंदर, कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च पेपर में क्या काम किया, क्या आउटकम रहा, किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया। अब मैंने अपने काम के साथ साथ वो टेक्नोलॉजीज़ भी साइड में मेंशन की हैं हर सेंटेंस के बाद, कि किन किन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए या वो इंटर्नशिप्स की। आप ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आप एक अगली
भी सेपरेट बुलेट पॉइंट बनाकर भी मेंशन कर सकते हैं, बट आई डिसाइडेड टू डू दिस टू सेव स्पेस इन माई रेज्यूमे, ताकि मेरी ज़्यादा जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो। और उसके बाद सिमिलरली हर एक एक्सपीरियंस मैंने सेम फॉर्मेट में सेम फैशन में मेंशन किया है। एंड इफ़ यू नोटिस इट लुक्स कंसिस्टेंट मतलब मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन, मेरा एजुकेशन सेक्शन, मेरा अकेडमिक प्रोजेक्ट सेक्शन लुक्स very similar, which is nice, which is professional, it looks clean. Then we come to the education section. एजुकेशन सेक्शन में भी मैंने सिमिलर किया है, मैंने पहले अपनी ब्रांच लिखी है या अपनी क्लास लिखी है, एंड देन आई मेंशनड अपने कॉलेज का नाम या अपने स्कूल का नाम और वो कहाँ पे है। और राइट साइड पर मैंने अपनी GPA या परसेंटेज लिखी है अलॉन्ग विद द डेट। अब GPA और परसेंटेज लिखना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्शन में, बट लाइक इट्स अ चॉइस कि इफ़ यू थिंक कि आपकी GPA या आपकी जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो इम्प्रेसिव लगेगी, तो आप चूज़ कर सकते हैं उसको स्किप करना। बट अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, इट्स अबव एवरेज या फिर इट लुक नाइस, तो यू कैन ऐड इट इन द एजुकेशन सेक्शन। ऑल्सो पीपल से लाइक इट इज़ रिकमेंडेड टू ऑर्गेनाइज योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू डेट्स, कि जो सबसे रीसेंट आपका एक्सपीरियंस है या जो रीसेंट एजुकेशन है वो टॉप पे आएगा, और फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कम कम होती जाएंगी जैसे डेट्स, वैसे ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो सॉर्टेड फैशन में आएगा। तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस सेक्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ऑर्गेनाइज किया है, बट वही है, यू कैन ट्वीक सम थिंग्स इन योर रेज्यूमे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इंटर्नशिप है, पुरानी इंटर्नशिप जो आपने पहले की थी लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू योर रीसेंट इंटर्नशिप्स, तो आप उसको टॉप पे रख सकते हैं एंड इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने रेज्यूमे में क्या हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं। उसके बाद एजुकेशन सेक्शन के बाद मैंने एक एकेडमिक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बनाया है, जिसमें अपने कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर किसी कोर्स के अंदर मैंने जो जो प्रोजेक्ट्स किए मैंने उनको एक हेडिंग दी है, उसके बाद मैंने उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, और मैंने फिर एंड में टेक्नोलॉजीज़ मेंशन की है जैसे मैंने इंटर्नशिप्स में मेंशन की थी। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड अब प्रोजेक्ट्स में व्हाट ऑल यू कैन इंक्लूड इज़ यू कैन इंक्लूड अपने कॉलेज में आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑल्सो इफ़ यूर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो चूज़ टू इंक्लूड अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स जो आपने 11th या 12th क्लास में किए होंगे, रेलिवेंट टू द पोजीशन जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप टेक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन इंक्लूड योर 12th का C++ का प्रोजेक्ट इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर प्रोजेक्ट टू इंक्लूड। उसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के बाद वी कम टू द POR सेक्शन, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने जो सेक्शन इंक्लूड किए थे 6 मेजर सेक्शन, मैंने उनको अपने रेज्यूमे के हिसाब से थोड़ा ट्वीक कर दिया है। तो मैंने जो अपनी अचीवमेंट्स हैं एक्स्ट्रा करिकुलर वाली और अपनी जो POR वाली अचीवमेंट्स हैं जैसे सोसाइटीज़ हो गई, क्लब्स हो गई या कम्युनिटीज़ हो गई, उन सबको मैंने मर्ज करके एक ही सेक्शन में ऑर्गेनाइज कर दिया है, विच इज़ नेम्ड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सेक्शन में मैंने अपनी पोजीशन मेंशन की है सोसाइटी में कभी जो रही थी या जो अभी चलती आ रही है, एंड उसके बाद मैंने अपनी सोसाइटी का नाम और वो सोसाइटी कहाँ है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड व्हाट इज़ माय रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन वो मेंशन किया है अलॉन्ग विद द डेट्स। तो डेट्स वही राइट साइड में आ गई हैं। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि व्हाट वाज माय रोल इन द सोसाइटी, व्हाट वाज माय रोल इन द कम्युनिटी एंड व्हाट आर सम अचीवमेंट्स दैट आई गॉट थ्रू दोज रोल्स, या व्हाट इज़ समथिंग दैट आई अचीव्ड या एनी अवार्ड्स या आई परफॉर्म्ड समवेयर। तो वो सब मैंने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लब करके लिख दिया है। उसके बाद एंड में आई हैव मेड अ सेक्शन फॉर अचीवमेंट्स, जिसमें मैंने अपनी 1-2 एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट या रोल से रेलिवेंट अचीवमेंट मेंशन कर दी है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि यू हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स टू राइट, कि आपने बहुत ज़्यादा अचीव किया है अपने फील्ड में एंड आपके PORs जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स कॉलेज में वो थोड़े कम है, तो यू कैन ऑब्वियसली पुट योर अचीवमेंट सेक्शन ऊपर एंड अपना POR सेक्शन नीचे, या फिर अगर आपके अचीवमेंट्स आपके प्रोजेक्ट से ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं तो यू कैन ऑल्सो पुट योर अचीवमेंट सबसे ऊपर एंड देन अपने प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह यू कैन चूज टू ऑर्गेनाइज योर रेज्यूमे in the way that you like and in the way that you want to represent yourself, कि आप अपने रिक्रूटर को क्या दिखाना चाहते हैं, कि आपके बारे में सबसे इम्प्रेसिव चीज़ क्या है, कि आपके अचीवमेंट सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है, आपकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो दैट यू कैन चूज़ टू राइट। उसके बाद जो क्वान्टिफाई करने की बात है, सो दिस इज़ कंडक्टिंग सेशन फॉर दीज नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ मी ट्राइंग टू क्वान्टिफाई माई अचीवमेंट
अचीवमेंट या क्वांटिफाइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो try to use as many numbers as possible. So in this internship of mine, I have used this figure जो एक number है जो represent करता है कि मैंने data पर काम तो किया but मैंने कितने बड़े data पर काम किया. What was the scale of the project that I was given? What was the scale of the data that I worked on? तो इस तरह से you can organize your resume. एंड एट दी एंड आई चोज़ कि मैं अपना गिटहब या लिंक्डइन प्रोफाइल लिखूँ या मैं अपने रेलिवेंट प्रोफाइल लिखूँ, क्योंकि दैट वाज समथिंग जिसका फोकस मुझे सबसे कम चाहिए था अपने रेज्यूमे में. तो इस तरह से यू कैन टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इट एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर रेज्यूमे इन अ सिमिलर फैशन एंड ट्राई टू कीप योर रेज्यूमे जितना हो सके सिंपल एंड कंसिस्टेंट.